हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम अपना क्लास +1 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो अपना वॉल्यूम फर्स्ट रहने वाला है उसमें अपने चैप्टर्स रहेंगे 8 चैप्टर्स। ठीक है, ये 8 चैप्टर्स अपन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपना सेट्स, देन रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वर्ड से आप ऑलरेडी पहले से अवेयर हो। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा था ना, उसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे हम। देन फोर्थ चैप्टर रहेगा अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। फिफ्थ रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में भी पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद हो ऐसा। ठीक है, देन सिक्स्थ लीनियर इनइक्वालिटी, सेवंथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 8 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये अपने वॉल्यूम 1 के अंदर 8 चैप्टर है, वॉल्यूम सेकेंड है उसके अंदर अपने पास फर्दर 7 चैप्टर है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेट्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर नंबर 1 को। तो देखो, ये जो वर्ड सेट्स है, ये सेट्स वर्ड आपने वैसे रियल लाइफ में काफ़ी बार यूज़ किया होगा कि जैसे मेरी बुक्स का सेट, मेरा मोबाइल सेट है ना, जो भी मेरे खिलौने हैं उन सभी का सेट, मेरी ड्रेसेस का सेट। तो सेट वर्ड आप ऑलरेडी यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। लेकिन मैथ्स के अंदर हमारा सेट वर्ड से क्या मीनिंग निकलेगा, मतलब जो अपन सेट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें जो सेट वर्ड है आप उससे ऑलरेडी अवेयर हो। बट मैथ्स में क्या मीनिंग रहने वाला है वो हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, सेट से हम क्या समझ पा रहे हैं। वैसे तो जैसे मैंने बोला ना कि सेट्स ऑफ बुक सेट, या जैसे मैंने क्या बोला, बुक सेट की बुक्स का सेट है ना, खिलौनों का सेट। तो इस सेट वर्ड से जो हम समझ पा रहे वो एक जो वर्ड हमारे माइंड मतलब समझ पा रहे वो क्या, हमारे पास कलेक्शन वर्ड निकल के आ रहा है। कि सेट से क्या समझ पा रहे हैं हम, कलेक्शन की, एक टाइप का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। क्योंकि जैसे बुक्स का सेट, बुक सेट से मतलब क्या हो गया, उसमें काफ़ी बुक्स हो गई ना, तो एक प्रकार से कलेक्शन हो गया बुक्स का। ठीक है ना, टॉयज का कलेक्शन हो गया, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार से सेट हो गया अपने पास। ठीक है, तो अब मतलब मैथ्स में क्या सेट होने वाला है, तो सबसे पहले हम कलेक्शन वर्ड को सीखते हैं कि कलेक्शन कितने टाइप का कलेक्शन हो सकता है अपने पास। तो देखो, मैंने यहाँ पे है ना कलेक्शन बना रखा है। एक तो मैंने ये कैटेगरी ली है, इस कैटेगरी में हमने कुछ कलेक्शन बनाए और कुछ कलेक्शन इसमें बनाए। कलेक्शन मतलब जिसमें कुछ अपने पास इकट्ठे किए होंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जैसे एक कलेक्शन मैंने बनाया कि फेवरेट बुक्स का कलेक्शन। जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, तो मान लो एक बच्चा है, उससे मैंने पूछा कि भाई आपकी फेवरेट बुक्स का कलेक्शन बताओ, उसने बना दिया। फिर मैंने किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करके पूछा कि आप अपनी फेवरेट बुक्स का कलेक्शन बनाओ, उसने अपना बना दिया। तीसरे पूछा, उसने अपना कलेक्शन बनाया। तो जैसे मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मैं कह दूंगी मुझे मैथ एंड साइंस पसंद है, फेवरेट बुक्स का कलेक्शन। किसी जैसे दूसरे बच्चे से मैंने पूछा, वो कहेगा नहीं मुझे तो इंग्लिश और हिंदी पसंद है। ठीक है, किसी तीसरे बच्चे से पूछा, वो कहेगा नहीं मुझे तो क्या है, जो सोशल साइंस है और जो फिजिकल एजुकेशन है वो पसंद है। ठीक है, तो मतलब 3 बच्चों को, एक मैं खुद हो गई, फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 3 बच्चों से मैंने पूछा, 3 बच्चों का ये आंसर आ गया। और पूछेंगे किसी और को, हो सकता कोई और सब्जेक्ट पसंद हो गया। ठीक है, देन ये आया फेवरेट एक्टर का कलेक्शन। मतलब कि वही कि फेवरेट एक्टर का, कोई बोलेगा मुझे शाहरुख पसंद है, कोई बोलेगा मुझे सलमान पसंद है, कोई बोलेगा मुझे ऋतिक पसंद है ना। मतलब ऐसे सबका अलग अलग बन जाएगा ये। देन फर्दर चलते हैं, फिर मैंने क्या पूछा, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन विच यू बोर। मैंने क्लास में बच्चों को खड़ा करके पूछा कि मतलब कि एक कलेक्शन बनाओ। किसका कलेक्शन बनाना है, कि जो जो आप बच्चे हो ना, तो मतलब जिस भी मंथ में आपने जन्म लिया है उस मंथ का। तो कोई बोलेगा मैं जून में जन्म लिया है मैंने, कोई बोलेगा मैंने जनवरी में, कोई बोलेगा मैं जुलाई में, कोई बोलेगा सितंबर में, कोई बोलेगा अक्टूबर में, है ना। तो सब बच्चों का क्या आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर बच्चा अपना अलग आंसर देगा। फिर मैंने एक और पूछा कि टफेस्ट सब्जेक्ट यू फाउंड, कि मैंने हर बच्चे से पूछा कि आपको टफेस्ट सब्जेक्ट क्या बोला। एक बोल रहा है कि मुझे तो सबसे मैथ ही सबसे टफेस्ट लगता है, एक बोलेगा मुझे साइंस, एक बोलेगा सोशल साइंस, एक बोलेगा हिंदी। तो हर किसी का क्या हो गया, अलग आंसर हो गया। तो मतलब यहाँ से जो जो ये हमने सेट बनाए हैं, मतलब जो कलेक्शन बनाए हैं, उनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंट आंसर निकल के आ रहा है। हर बच्चे से अगर मैं पूछती हूँ तो क्या निकल के आ रहा है, डिफरेंट आंसर निकल के आ रहा है। ये बात समझ पा रहे हो आप, ये खुद से देख सकते हो, हर बच्चे का अलग अलग आंसर निकल के आएगा। फिर मैंने इधर कुछ अलग कलेक्शन लिए, तो इनमें मैंने पूछा नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। मैंने एक मतलब बच्चों से पूछा नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो सब बच्चों का सेम आंसर निकल के आएगा इसके अंदर, है ना। फिर जैसे मैंने बच्चों से पूछा नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, तो सब बच्चे क्या बताएंगे कि भाई जो
ईयर में मंथ्स होते हैं वो 12 होते हैं। हर बच्चा से किसी भी बच्चे से पूछूँ, हर बच्चा क्या कहेगा कि 12 मंथ्स होते हैं। फिर मैंने बच्चों से पूछा नेचुरल नंबर बताओ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बच्चे बोलेंगे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे। तो हर बच्चे का सेम आंसर होगा। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें जो आंसर मिल रहा है वो सब बच्चों का क्या मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है। और यू कैन से कि यूनिक आंसर मिल रहा है, यूनिक आंसर मिल रहा है। तो मुझे क्या कुछ फ़र्क दिखाई दिया यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं यूनिक आंसर मिल रहा है। तो क्या था, तो ये भी कलेक्शन और ये भी कलेक्शन था। तो फ़र्क कहाँ हो गया, फ़र्क ये हो गया ना, यहाँ पे डिफरेंट आंसर और यहाँ पे यूनिक आंसर। तो अगर आपने पूछा कोई कलेक्शन बनवाया, उसमें यदि आपका यूनिक आंसर आ जाता है तो वो कलेक्शन आपका क्या बन जाएगा, वो कलेक्शन आपका बन जाएगा सेट। अगर यूनिक आंसर आ जाता है ऐसा कलेक्शन क्या बन जाएगा, सेट। और अगर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाता है तो वो क्या बनेगा आपका, वो आपका सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या क्या होगी डेफिनेशन, कि ऐसा कलेक्शन जिसका आंसर हर किसी के लिए क्या है, यूनिक आए, वो अपने पास बन जाएगा सेट। देखो बुक के अंदर देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक में क्या कह रहा है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, यहाँ पे वेल डिफाइंड का यही मतलब है कि हर बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा वो कलेक्शन है तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्या बन जाएगा अपने पास, सेट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है अपने पास। तो देखो ये एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18, कि 18 से छोटे प्राइम नंबर पूछो तो हर बच्चे का सेम आंसर होगा, 2 3 5 7 11 13। ये तो नहीं है कि कोई मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग, तो अलग अलग आंसर तो नहीं रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, सेम आंसर आएगा। तो सेम आंसर आ रहा है तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी आपके पास क्या है वोवल्स है उनका कलेक्शन बनाओ, तो हर बच्चे का आंसर क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। देन हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12, 12 के सारे फैक्टर का कलेक्शन बनाओ, तो 12 के फैक्टर करेंगे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 12, है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये भी सेट बन जाएगा। फिर ये है कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर है उनका भी तो सेम ही रहेगा। ये तो है नहीं कि हम पाकिस्तान की जो रिवर है वो इंडिया के अंदर कर देंगे इंक्लूड, नहीं ना, जो इंडिया की रिवर है वही रहेंगी। तो ये भी सेट बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मतलब जितने भी पास्ट में इंडिया के पीएम रह चुके हैं उनका कलेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है हर बच्चे के लिए। तो ये भी क्या हो गया अपने पास, सेट हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे ये बोल दूँ, द कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की मतलब आपका जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है उनका कलेक्शन बनाना है। तो ये तो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है किसी को कोई पसंद हो, किसी को जो किसी को पीएम मोदी पसंद हो, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जो मैथ्स की बुक्स हैं वो तो फिक्स है ना, कुछ चेंज थोड़ी ना हो सकती, जो तो फिक्स पहले से जो लाइब्रेरी में देखोगे तो वो फिक्स रखी हुई है, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगी। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देन बोला कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, अब सर्कल के ऊपर जो सर्कल पे जो पॉइंट्स होते हैं भाई वो भी फिक्स है अपने पास, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो ये भी सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 2 4 6 8 यही होते हैं, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाए अपने पास, ये सारे क्या हो गए, सेट हो गए। क्लियर आपको। अब आगे देखो ये कर रहा था, ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको कह रही हूँ कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बन जाएगा। अब देखो सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर जो ये लिखिए 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स बोलते हैं, कि सेट के अंदर जो है वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और किसी भी सेट को हम ऐसे करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, करली ब्रैकेट से बंद करते हैं। और इस सेट की पूरे को नोटेशन क्या देंगे, कैपिटल लेटर से हमेशा इसको क्या देते हैं, नोटेशन। हमेशा सेट की नोटेशन कैसे होती है, कैपिटल लेटर से। सेट की नोटेशन कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो होता है ना वो स्मॉल। जैसे कि मैं कह दूंगी कि सेट ऑफ ऑल वोल्स, सेट ऑफ ऑल वोल्स बनाओ, तो जैसे मैं इस सेट ऑफ ऑल वोल्स को मैंने मान लो बी सेट का नाम दे दिया, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आ गया, ए आई ई ओ
यू। इसके अंदर जो हम लिखते हैं ना एलिमेंट्स को हम मोस्टली स्मॉल लेटर से लिखते हैं और जो अपना सेट होता है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। क्लियर, इनको स्मॉल से और इसको हम कैपिटल से। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे और हमेशा सेट को करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगी सेट की कैसे होगी, कैपिटल लेटर से होगी और जो इसकी ये जो एलिमेंट्स की नोटेशन स्मॉल लेटर से। क्लियर आप सभी को? ठीक है, सेट की डेफिनेशन से कैसे क्लियर हो कि ये सेट है, कि यूनिक आंसर आया हर किसी के लिए तो वो क्या वैसा कलेक्शन सेट बन जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए तो वो क्या नहीं बनेगा, अपने पास सेट नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है, आप देखो इसने बोल रखा है कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, रिच पर्सन, गुड प्लेयर्स डू नॉट फॉर्म ए सेट। ये कहता है कि जैसे गुड प्लेयर्स हो गए या रिच पर्सन्स हो गए, इस टाइप के जो वो होते हैं ना कलेक्शन, वो सेट फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये बोल रहा है गुड प्लेयर्स, कि अच्छे खिलाड़ियों का एक कलेक्शन बनाओ। तो हो सकता है किसी मैच में कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर दे, किसी मैच में कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर दे, तो मतलब हर मैच में क्या होते हैं कि भाई कोई ना कोई नया खिलाड़ी अपने पास अच्छा निकल के आता है या फिर कोई अच्छा होता है वो अपनी परफॉर्म डाउन भी कर देता है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स रहे, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। फिर आ गया रिच पर्सन, तो रिच पर्सन भी हो सकता है कि भाई आने वाले 2 साल में या 4 साल में कोई और दूसरा पर्सन रिच बन जाए और कोई रिच हो वो भाई गरीब भी बन सकता है। तो भाई पैसे का तो कुछ नहीं पता हमें किसी को भी, तो ये भी क्या वो वेरी कर सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है 10th क्लास में भाई इंटेलिजेंट कोई और पर्सन हो। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना जो 10th में फर्स्ट आया क्लास में +1 में भी वही फर्स्ट आए, जरूरी नहीं ना +1 में कोई और बच्चा भी भाई फर्स्ट आ सकता है। कोई मतलब कोई जो 10th में अच्छा पढ़ता था हो सकता है +1 में पढ़ना छोड़ दे। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का भी जो क्या होता है वो अपने पास बदलता रहता है, तो ये भी सेट नहीं बनेगा इस टाइप से। ठीक है, फिर कह रहा है अपने पास वर्ड कलेक्शन सेट शुड नॉट लीड। ठीक है, आगे चलो अपने पास देखो आगे फिर इसमें क्या है, नोटेशन फॉर सेट। तो नोटेशन तो मैंने बता दिया कि यूजुअली हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है, जो सेट्स की नोटेशन है वो आपको याद रखनी है। नोटेशन अपने को ये हमेशा माइंड में रखनी है, वही आगे से यूज करेंगे हम। ठीक है, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना उसको हम ऐसे कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम आर से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड प्लस से लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम क्यू प्लस। ठीक है, रैशनल नंबर को तो क्यू लिखेंगे, बट अगर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाए, क्योंकि रैशनल नंबर में तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, अगर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाए तो क्यू प्लस। और अब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को तो आर से लिखते हैं, बट इसने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये आर प्लस। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से लिखते हैं, ये बात क्लियर आपको? ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एन से लिखेंगे, इंटीजर्स को जेड, रैशनल को क्यू और रियल को आर, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से। आगे से हम इन्हीं नोटेशंस को यूज करेंगे। क्लियर आपको? ठीक है, अब देखो अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है समझना है वो अपने पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने की अपने पास फॉर्म आएगी। ठीक है, वो हम सीखेंगे। तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करने की अपने पास 2 फॉर्म होती है, एक तो अपने पास होती है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, दूसरी अपने पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ये एक ही टाइप होती है, दूसरी अपने पास क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो ये अभी हमें स्टडी करने की कैसे क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या अपने पास टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो देखो ये फॉर्म को पढ़ते हैं सबसे पहले कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो देखो टेबुलर फॉर्म, तो जैसे कि मैंने एक सेट लिख दिया सिंपल, जैसे ये 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। क्लियर है, सिंपल लिख दिया मैंने 2 4 6 8 10। तो इसमें मैंने सिंपल ऐसे एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स को ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है आपके पास टेबुलर फॉर्म, मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर आपके पास। ठीक है, क्लियर आपको? तो ये सिंपल है, अगर सिंपल हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो टेबुलर फॉर्म, जैसे मैंने लिख दिया जो सेट ऑफ वाउल्स होते हैं उनको मैंने लिख दिया ए आई ओ यू ई, तो ये अपने पास क्या हो गया सेट ऑफ ऑल वोल्स, तो वोल्स हो गया। तो ये अपने इस टाइप से अगर आप फॉर्म लिखोगे तो वो टेबुलर फॉर्म बनेगी अपने पास। ठीक है, दूसरी अपने पास होती थी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसके अंदर है ना हम किसी प्रॉपर्टी का यूज करके सेट को लिखेंगे। भाई देखो जैसे ये हो गया 2 4, मैं कहूंगी कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लिखो, मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो आप ऐसे लिखते रहोगे 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना, 18 20, तो कितने लिखोगे सारे तो ऐसे नहीं लिख सकते ना इसके अंदर, भाई काफ़ी लंबा चला जाएगा और हम फिर भी पूरे नहीं लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ऐसे लिखना क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक नोटेशन ढूंढी, हमने एक फॉर्म ढूंढी, उस फॉर्म की हेल्प से हमने सेट को लिखना सीखा। तो वो फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी सेट ऑफ ऑल इवन वाले को मैं, जैसे ये मान लो ए सेट है अपने पास, तो ए सेट को मैं लिखूंगी एक्स सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट हम क्या बोलेंगे, एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर अपने पास क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर अपने पास। या हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट की एक तो ये वाली नोटेशन होती है, एक ये वाली भी है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है ना ये मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की, n अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से हमेशा क्या ग्रेटर, और भाई हाईएस्ट तो कहीं तक भी जा सकता है। अब इस चीज को समझना है, ये क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ लिखा था भाई 2 4 6 8 10, तो इस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बनाना था। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या लिखा कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर क्या है, सारे एक्स, एक्स का मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो इस फॉर्म के हैं, जो टू एन फॉर्म के हैं। और एन का मतलब क्या है, जैसे एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर 1 या 1 से बड़ा है। तो जैसे ये एन की जगह 1 डालोगे, तो एन की जगह 1 डाला तो क्या है 1, एन 1 या 1 से बड़ा लेना है, एन की जगह 2 डाला 4, और नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं क्योंकि मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि ये जो एन है ना ये नेचुरल नंबर से ही आ रहा है बिलोंग का मतलब। एन की जगह 3 डाला तो 6, 4 डाला तो 8, 5 डाला तो 10, है ना, ये आ जाएगा अपने पास, ऐसे ऐसे सेट बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने क्या लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में अपने इवन नंबर के मतलब इवन नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे जैसे ये वाला सेट है, ये अपने पास नेचुरल नंबर का सेट है, इसको कहूंगी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, मान लो ये बी सेट अपने पास, ये बी सेट अपने पास है, तो बी सेट क्या बन जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, की एक्स एन के बराबर है, वेयर एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ा, मतलब 1 के इक्वल भी लेना और 1 से बड़ा। तो एन को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो क्या आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मान लो ये जो वाउल वाला सी सेट है, तो सी सेट को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, और हो गया सेट बंद, ठीक है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सेट को लिखो ना तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, मतलब जैसे सिंपली सेट को लिखा टेबुलर फॉर्म होगी, और किसी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब है ना एक्सरसाइज जब मैं करवाऊंगी ना, तो एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन को जब डीपली डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया ना तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्या सीखी, सेट की रिप्रेजेंटेशन सीखी। तो हमने सबसे पहले सेट की डेफिनेशन सीखी, ठीक है। सेट की डेफिनेशन के बाद हमने सेट की नोटेशन सीखी, ठीक है। सेट की नोटेशन, उसके बाद एलिमेंट्स की नोटेशन, उसके बाद हमने क्या देखी कि रिप्रेजेंटेशन की, सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर्म थी, एक टेबुलर फॉर्म थी, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब जो सेट है वो सेट कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी सेट के टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, टाइप्स पढ़ने से पहले जैसे ये सेट लिखा था मैंने कोई ए सेट लिखा 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर देखो ये पता है आपको कि ये सेट के क्या है, 1 2 3 4 5 के सेट के एलिमेंट है, एलिमेंट है। अब कोई आपसे ये पूछे कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, भाई सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम,
इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो डंडे लगे इसका मतलब है कि ए की कार्डिनलिटी, कि ए की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये नोटेशन ए की कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है। क्लियर आपको, या इसको हम ये भी बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब ये क्या होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मैं इसमें पूछूं कि मैं पूछूं कि बताओ बताओ सी सेट में कितने सी सेट में कितने एलिमेंट है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट है, 5। मैं कह दूँ सी का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सी में कितने एलिमेंट है। मैं कहूँ सी की कार्डिनलिटी बताओ, कार्डिनलिटी का मतलब भी क्या है कि सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया आपको, कार्डिनलिटी ऑर्डर ऑफ सेट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो अब सेट्स के टाइप पढ़ेंगे, तो जो पहला टाइप आता है ना वो अपने पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। मैं कहूँगी कि नेचुरल नंबर का ऐसा सेट बनाओ जिसमें एक से छोटे नेचुरल नंबर लिखे हो। मैं कह रही हूँ नेचुरल नंबर का ऐसा सेट बनाओ जिसमें एक से छोटे नेचुरल नंबर, तो क्या एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो आप क्या कहोगे, खाली सेट है, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी बोल देते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं। तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये, इसको हम फाई बोलते हैं, फाई या कई जगह फी भी बोल देते हैं। ठीक है, फाई या फी। तो ये दोनों क्या है, एम्प्टी सेट की नोटेशन, ये भी यूज कर सकते हो आप और ये भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, एम्प्टी सेट की नोटेशन ये भी और ये भी। क्लियर, एम्प्टी सेट। दूसरा अपने पास आता है फाइनाइट सेट। दूसरा क्या आता है अपने पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एलिमेंट्स कितने हो, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब आप उनको काउंट कर सको। तो इसमें काउंट कर सकते हैं ना, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इसमें भी काउंट कर सकते हैं 5 एलिमेंट। क्या इसमें काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, इसमें काउंट कर सकते हो नहीं, क्योंकि भाई इसने लिखा है 100 ऑन, तो 100 ना, मुझे क्या पता आगे कितने तक जाएगा। तो देखो जिसमें आप काउंट कर सको उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो आपको, तो एक तो हमने पढ़ लिया फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट भी बता दिया मैंने। तीसरा अपने पास जो आता है वो आता है अपने पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, वो सेट क्या कहेगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, देखो जो बुक के अंदर डेफिनेशन दिखा देती हूँ आपको मैं। जैसे ये सबसे पहला इसके अंदर डिफाइन किया फाइनाइट सेट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट और फाइनाइट इन नंबर, मतलब कि जो सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए नंबर के अंदर, तब वो फाइनाइट सेट होएगा। ठीक है, जैसे ये क्या देखो 4 से एलिमेंट है इसमें, तो फाइनाइट हो गया। फिर एक सेट लिखा द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, जो साल के अंदर जो मंथ्स होते हैं तो उनका सेट भी क्या होता है, फाइनाइट, क्योंकि मुझे पता है कि साल के अंदर 12 मंथ होते हैं तो काउंट कर सकते हैं ना उनको, तो फाइनाइट हो गया। फिर कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है वो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। फिर कह रहा है सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑन द अर्थ, भाई धरती के ऊपर भी जितनी कंट्री है वो भी सब काउंट कर सकते हैं, तो वो भी हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप मैंने बताई थी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बताई थी। तो देखो इनफाइनाइट क्या होता है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो इनफाइनाइट हो नंबर के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, मतलब हम उसको काउंट ना कर सके। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर जो ये सेट लिखा आप काउंट कर सकते हो, आगे तक कितने जाएंगे, नहीं कर सकते ना काउंट, तो इनफाइनाइट हो गया। होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इतना पता है, लेकिन आगे कहाँ तक जाते हैं मुझे नहीं पता, तो होल नंबर को भी काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। इंटीजर का सेट है, भाई -2 से पहले भी तो इंटीजर आते हैं, 2 के बाद भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। वैसे रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, नहीं काउंट कर सकते, और रियल नंबर का भी सेट क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। देन सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है आपके पास, सिंगलटन सेट क्या बताया था, सिंगल नाम से क्लियर हो रहा है कि ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल लिखा, इसने क्या लिखा है, ए एक सेट लिखा है एक्स,
सच दैट कह रहा है कि एक्स का मतलब क्या है कि इस ए के अंदर इस टाइप के एलिमेंट, किस टाइप के, आगे देखो एक्स जो एलिमेंट है ना, ये जो जो एलिमेंट आएंगे वो हमेशा 11 से बड़ा, 11 से बड़ा होना चाहिए, 13 से छोटा। अच्छा ये बात तो ठीक, आगे चलो। और जो एक्स है आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग है, इसका मतलब इस क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि जो एक्स है ना अपना 11 से बड़ा और 13 से छोटा, नेचुरल नंबर तो 11 से बड़ा 13 से छोटा सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर होता है, कौन, 12। तो ये कैसा हो गया, सिंगलटन सेट। फिर इसने कहा एक्स, एक अगला सेट लिया, एक्स सच दैट, जो एक्स है ना वो अपना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन इस वैल्यू निकालोगे एक्स से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6/5। तो ए की तो वैल्यू आई, सिर्फ ए की तो वैल्यू आई, तो वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, सिंगलटन सेट। क्लियर है। देन नेक्स्ट अपने पास है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, और इसको नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। ये सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना कंटेन कर हो, तो वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है। जैसे सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, क्या कह रहा है, ऐसा सेट बनाओ ओड इंटीजर्स का, ऐसी ओड इंटीजर जो 7 से बड़े और 9 से छोटे। तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा कोई ओड इंटीजर होता है, नहीं होता ना, तो कैसा हो गया, ये आपके पास एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम क्या, अच्छा एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एम्प्टी सेट की नोटेशन होती है वो तो या तो ये होती है, या फिर ये वाली खाली ऐसे ब्रैकेट से बंद कर दो ये। अच्छा कोई आपको ऐसे दे दे ब्रैकेट के अंदर ऐसे 5 को लिख के दे दे और पूछे क्या ये नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है। क्यों, मैंने बताया था कि या तो खाली दोनों ब्रैकेट होंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए अगर वो नल है तो, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ आ गया तो ये नल नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये कैसा हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर है आपको, ये कैसा हो गया, सिंगलटन। अच्छा कोई ब्रैकेट में ऐसे 0 लिख के दे दे, का ये नल सेट है, मतलब खाली है, बिल्कुल खाली नहीं है भाई, ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट बैठा हुआ है, तो ये सिंगलटन सेट है। अगर आपको नल सेट लिखना है तो या तो सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है, या ऐसे 2 करली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही रिमार्क बता रखा है इसने ये। क्लियर हो आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है इक्वल सेट की, नेक्स्ट टाइप आती है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट किसको कहते हैं, इक्वल सेट देखो आपके पास कोई 2 सेट है ए और बी, कोई 2 सेट है ए और बी, तो वो इक्वल कब होंगे, तो इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, कि इसके अंदर यदि 4 एलिमेंट है ना तो इसमें भी 4 ही होंगे। दूसरी क्या है कि जो ऑल एलिमेंट शुड बी सेम, ऑल एलिमेंट शुड बी सेम, कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए भाई, जो एलिमेंट इसके अंदर है ना वही इसमें होना चाहिए, नंबर भी सेम होने चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें 4, और जो 4 एलिमेंट इसमें बैठे हैं ना वही सेम 4 इसमें होने चाहिए, तभी इक्वल होंगे वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पहले डेफिनेशन तो क्या बोल रहा है, टू सेट ए एंड बी, two set A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। क्या कह रहा है कि A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट होगा और B का हर एलिमेंट A का एलिमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, जैसे ये लिखा, एक सेट लिख दिया 379 और एक लिख दिया 793। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसने लिखा 379 और इसने लिखा 793। भाई आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एलिमेंट जैसे 3 इसमें है भाई 3 इसमें बैठा हुआ है, 7 इसमें है भाई 7 इसमें भी बैठा हुआ है, 9 इसमें भाई 9 इसमें बैठा हुआ है, इसमें 3 थे इसमें भी 3 है। तो क्या होता है अपने पास आगे पीछे मतलब कैसे भी स्टार्ट कर दे बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें तीन और सेम एलिमेंट है, तो मतलब ऑर्डर जो अपना होता है ना, ऑर्डर मतलब जैसे भाई इसमें 3 से लिख रखा था इसमें 7, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता अपने पास। ठीक है ना, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर सॉरी मतलब जो इन सीक्वेंस जो लिखते हैं ना वो सीक्वेंस मैटर नहीं करती अपने पास। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। अब एक बात और ध्यान से देखना, देखो इसने लिखा है 248 और इसने लिखा है 2448882। अब एक बात देखो, यदि आपके पास कोई एक सेट लिखा हुआ है ए, जैसे ऐसे ही ये इस 24488 और जैसे मान लो 5, तो कोई और एक सेट लिखा है बी 2485, तो ये दोनों सेम सेट है। क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास कोई सेम एलिमेंट 2 बार लिखा हो ना, सेम एलिमेंट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार ही बहुत, दूसरा नहीं लिखना। ये भी सेम एलिमेंट 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही बहुत है।
तो मतलब 2 एक बार हो गया, 4 एक बार हो गया, 8 एक बार, 5। अगर रिपीट हो रहा है ना तो उसको एक बार ही लिखेंगे, बार-बार नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो मतलब ये देखो 4 2 बार रिपीट हो रहा था उसको एक बार ही लिखना है, 8 बार 2 बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखना है, 2 बार रिपीट हो रहा है उसको भी एक बार ही। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हुए और इसमें भी बेसिकली 3 ही हुए, क्योंकि भई ये तो 2-2 बार लिख दिए ना, ऐसे तो कितनी बार भी कर लो ची। तो 2-2 एक ही काउंट होगा, 4-4 एक ही काउंट होगा, 8-8 एक ही काउंट होगा। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 और कैसे हैं सेम, तो इक्वल सेट हो गया, ठीक है? ऐसे ही इसमें देखो 3 9 27, 3 की पावर लिखी हुई है, 3 की सारी पावर और आगे तक चलती जा रही है। इसने लिखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, मतलब वो सारी एलिमेंट आएंगे जो कि 3 की पावर में लिखे होंगे और n अपना नेचुरल नंबर, तो ये भी इक्वल सेट हो गया। क्लियर है? कार्डिनल नंबर तो मैंने बता ही दिया है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट मतलब कि फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट होते हैं वो कार्डिनल नंबर होता है अपने पास। एक लास्ट बच गया इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज हो गया आप, तो ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंट सेट में क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, यदि इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो दोनों कैसे हो गए? इक्विवेलेंट हो गए, इक्विवेलेंट। इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो मतलब क्या होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए, मतलब ए के अंदर एलिमेंट और बी के अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेम होने चाहिए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एलिमेंट भी आपस में सेम हो, एलिमेंट आपस में सेम होना जरूरी नहीं है, बस नंबर सेम होना चाहिए। मतलब इसमें 4 इसमें 4 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 6 इसमें 6, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है इक्वल, तो इस बात पे आप सोचना क्यों, ठीक है? मैंने बता दिया है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट पता चल गया, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है? तो ये आपकी इस एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो जरूर से देखना, उसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अच्छे से डीपली से हम क्वेश्चंस को में दोबारा से हम डेफिनेशंस को समझेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से इसको कंसेप्ट को पढ़िए, ठीक है?